चलो देखो, आज देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो क्लास 10th का भौतिकी पढ़ेंगे और कुछ का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज चैप्टर 1 है जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 हम बना दिए हैं। उसमें अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान को पूर्ति करे हो गया है। तो आज देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तक देखेंगे। ध्यान से तुम लोग देखो। हाँ, तुम लोग पहले वीडियो जिसे 8 गो पार्ट में वीडियो पहले ऑलरेडी बन चुका है, तो वहाँ से तुम लोग जा करके समझ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर में कोई जान नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आंसर भी तुम लोग को समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। लेकिन विशेष जानकारी, अधिक जानकारी के लिए तुम लोग वीडियो पीछे वाला जरूर देख लेना है। देखो एक बात और, बायोलॉजी का भी 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तुम लोग जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हो। प्ले लिस्ट में कैसे जाओगे, जिसे हमारा फोटो पे क्लिक करो। आप फोटो पर क्लिक करने के बाद प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर टिपो तो देखो कि बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। देखो, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, उसके नाम लिखें। परिभाषा नहीं लिखना है, केवल नाम लिखना है। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होता है, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती हैं। तो समतल दर्पण पर एक किरण जब पड़ेगी तो परावर्तन के बाद एक ही किरण लौटेगी। तो इसमें क्या भराएगा, एक भराएगा, एक ही। क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो समतल दर्पण पर जब लंबवत किरण आएगी, समतल दर्पण पर जब लंबवत आएगी तो लंबवत ही परावर्तित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो कितना होता है बताओ तुम लोग। 0 डिग्री होता है। जिसे कोई किरण खाड़ आएगी, खाड़ मारो, गेंदा को खाड़ मारो तो खाड़े आएगा, तो उसका बीच कोण कहाँ बनेगा। जिसे देखो समतल दर्पण में तुम लोगों को समतल दर्पण के बारे में बहुत अच्छा तरह से पहले वाला वीडियो में बता दिए हैं, तो वहां से जाकर के देख लेना। इसे देखो, समतल दर्पण पर किरण आएगी तब फिर परावर्तन के बाद फिर उसी दिशा में लौट जाएगी, तब इसमें कोण कहाँ बनेगा, कोण नहीं बनेगा। जैसे साइड से कोई किरण आती है, अब फिर उसके बाद टकराने के बाद निकल जाती हैं, तो यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें कह रहा है कि अभिलंब के दिशा में जो किरण आती है, यानी कि अभिलंबे के दिशा में किरण आएगी और फिर टकरा कर उसी दिशा में लौट जाएगी, तो इसमें कोण बनेगा, कोण नहीं बनेगा, यानी कि उसी दिशा में चल जाएगी तो उसका कोण बनेगा 0 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो बराबर का संबंध है, यानी कि जितना दूरी पर वस्तु रहता है समतल दर्पण में उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। और उसमें समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये सब टोटल बता दिए हैं, तुम लोग जा करके पीछे वाला वीडियो जरूर देखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, उसके नाम लिखे। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और जब पूछेगा कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। डिटेल में देखना है तो पिछला वीडियो तुम लोग जरूर देखना। अब देखो, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अब देखो, अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दे।
तो अवतल दर्पण की फोकस का परिभाषा, अवतल दर्पण में फोकस की परिभाषा पूछेगा, नहीं तो उत्तल दर्पण में फोकस की परिभाषा पूछेगा, ना तो पूछेगा कि डायरेक्ट फोकस का परिभाषा दो। तो अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम अवतल दर्पण के फोकस कहते हैं। वीडियो तुम लोग आगे पीछे करके इसको लिख लेना। अब देखो उत्तल दर्पण की फोकस किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण आती हैं तो दर्पण से टकराती हैं, तो टकराने के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हुई मिलती है उसे उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। अब पूछेगा डायरेक्ट कि फोकस की परिभाषा दीजिए। एनसीईआरटी एक किताब में तुम लोग को दिया है कि फोकस की परिभाषा दीजिए। और देखो यहाँ पर हम तुम लोग पूछोगे कि सर भारती भवन से पढ़ाते हैं कि एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, तो तुम कोई भी बुक ले लो, मतलब कोनो किताब ले लो, एनसीईआरटी ले लो, चाहे भारती भवन ले लो, चाहे केसी सिन्हा के ले लो, यानी कि ऑल क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा, क्योंकि हम टोटल थ्योरी समझा देते हैं और उससे ज़्यादा ही समझा देंगे, कम नहीं समझाएंगे। तो इसीलिए किताब कोई ले लो। तो अब फोकस की परिभाषा पूछेगा तो बताना है कि क्या बताना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर। अब इसमें जब पूछेगा ना कि फोकस की परिभाषा दीजिए तो अवतल उत्तल का नाम नहीं लेना है, तो डायरेक्ट कहो कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि दोनों वाला ले लो, अवतलो वाला उत्तलो वाला, तो उसे उस बिंदु को फोकस कहते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन, आगे हमारा क्वेश्चन है कि क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो f बराबर r बटा 2 का। अब देखो 10 नंबर, एक दर्पण का नाम बताओ जो किसी वस्तु का सीधा और अवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो सबसे पहले देखो सीधा तो तुम लोगों को पता है कि एकदम सीधा जाएगा, अवर्धित का मतलब जान लो बड़ा होता है, अवर्धित का मतलब बड़ा। तो देखो दर्पण तो 3 गो होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो तुम लोगों को पहले से पता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा तो वह सीधा बनता है, सीधा तो बनता है ठीक है, लेकिन छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो अब बच गया कौन? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो समझ जाना कि उल्टा बनेगा, और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो समझ जाना कि सीधा बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण। अब देखो 11 नंबर, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थिति स्थान कहाँ होना चाहिए? तो ध्रुव और फोकस के बीच में जब रहेगा, अवतल दर्पण में जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? देखो यानी कि 6-7 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख बनता है और हम बना दिए हैं। तो जब वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखिएगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के साइज के बराबर प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है, इतना लिख देना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 देखो 13 में दिया है कि वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। तो अब देखो u से वस्तु दूरी को सूचित करते हैं, f से फोकस दूरी को, और v से प्रतिबिंब दूरी को सूचित करते हैं। तो इसमें
देखो क्या दिया है कि सामने रखेंगे तो चिन्ह बताना है, तो यू का चिन्ह क्या होगा, तो यू का चिन्ह हमें ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। उतल हो या चाहे अवतल हो, चिन्ह हमेशा वस्तु दूरी का ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन आगे, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति बनाइए। तो 10 सेंटीमीटर दिया है, ध्यान से तुम देखना, 10 सेंटीमीटर दिया है फोकस दूरी, और उसके बाद 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो इसका क्या होगा, थोड़ा सा इसको बोर्ड पर देख लो तुम लोग। देखो जिसे मान के चलो कि हम बना दिए, एक दर्पण बना दिए, अवतल दर्पण हो गया। अब देखो, तो ये हो गया हमारा ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और उसके बाद सी हो गया, और सी और पी के बीच में होता है एफ है। तब फोकस दे दिया है 10 सेंटीमीटर, अब वस्तु को रखना है 15 सेंटीमीटर पर। अब देखो एफ से सी पर लाएंगे तो 20 से हो जाएगा, क्योंकि ये आधा होता है, तो सी पर नहीं लाएंगे, 15 लेना है, तो सी और एफ के बीच में वस्तु को रखेंगे। तब वस्तु को रख दिए तो ये जाएगा और जा करके दर्पण से टकरा जाएगा। टकराने के बाद ये हमेशा फोकस से ही आता है, तो फोकस से आ गया, फोकस ले आ गया, और अब देखो फोकस से तो निकल गया। उसके बाद अब देखो, अब एक और किरण लेना है, तो एक और किरण तुम कहाँ से ले सकते हो, अब यहाँ से भी ले सकते हो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आपतन कोण से भी तुम लोग ले सकते हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, कट गया, तो कट गया तो प्रतिबिंब बनेगा। जब दो गो किरण कटेगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा दो किरण की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा कट गया यहाँ पर, तो प्रतिबिंब बन गया, तो प्रतिबिंब नीचे मुखी बन गया। तो प्रतिबिंब जब नीचे बनेगा तो हमेशा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनता है। तो ये क्या बन गया, वास्तविक और उल्टा बन गया प्रतिबिंब, और क्या है, वस्तु से बड़ा है। आगे देखो, कितना नंबर क्वेश्चन है। देखो तुम लोग के संकेत में भी दिया है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा और वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। तो देख लो, बड़ा है और क्या है, वो सीधा है, ऊपर वाला वस्तु सीधा रखे हैं, तीर का निशान ऊपर मुख रहेगा तो सीधा, इसका मतलब होता है। और तीर का निशान नीचे मुखी आ जाएगा तो उल्टा होता है। और क्या है, नीचे मुखी है तो वास्तविक है ना, वो सब नहीं बताना है। देखो अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब तो पता है कहाँ बनेगा, ये प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा, सी के बादे बनेगा प्रतिबिंब। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो उत्तल दर्पण कबो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है, हमेशा याद रखना, हमेशा उत्तल या समतल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। और उत्तल वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और समतल वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं लिख देना, नहीं, केवल नहीं भरना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एक दर्पण की फोकस दूरी -15 है, तो बताओ अवतल होगा कि उत्तल होगा। तो अवतल होगा, और उत्तल में केवल और केवल यू होता है, हट जाओ, केवल और केवल यू होता है ऋणात्मक, और बाकी सब होता है धनात्मक उत्तल में। तो इसमें पूछा है कि माइनस में है, फोकस दूरी माइनस में है, तो क्या होगा, अवतल हो जाएगा। अब देखो, आवर्धन, गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा दे। तो आवर्धन का परिभाषा तुम लोग बताए थे, एम बराबर, बैठो, तो आवर्धन की परिभाषा देखो, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन कितना आवर्धन हो गया 19 नंबर देखो 19। तो 19 में दिया है कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु उल्टा है, उल्टा वास्तविक और उल्टा है। यह जब पूछता कि धनात्मक के लिए बताओ तो सीधा और आभासी है। अब देखो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है तो इसकी फोकस दूरी 10। अब आगे उत्तल दर्पण का उपयोग बताओ। उत्तल दर्पण का एक उपयोग बताना है तो वाहन के पीछे साइड मिरर के रूप में करते हैं। अब देखो उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताओ जिसका वक्रता त्रिज्या 32 हो तो 16 हो जाएगा। अब आ जाओ आगे। समतल दर्पण में आवर्धन +1 का अर्थ क्या है। तो समतल दर्पण में +1 का अर्थ है कि वस्तु का प्रतिबिंब। पहले आवर्धन का मतलब होता है, देखो आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा कितना गुना प्रतिबिंब बना है, यानी जो वस्तु के कितना गुना प्रतिबिंब बना है, तो वो आवर्धन का मतलब होता है। देखो तो इसमें दिया है +1, तो +1 का मतलब क्या होगा कि वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बना है। अब +1 का दर्शाता है, +1 दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब सीधा है, दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा है। +1 यही नहीं दर्शाता है, यानी कि धनात्मक यही नहीं दर्शाता है कि सीधा बना है और वस्तु के आकार के बराबर बना है। अब देखो एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है तो किरण ए सी बी आपतित होती हैं तो किस दिशा में परावर्तित होती हैं। तो परावर्तित उसी दिशा में हो जाएगी। तुम लोग थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, देखो कैसे बना है, उसी दिशा में कैसे परावर्तित हो जाएगी। जैसे हो गया हमारा एक हो गया C और C हो गया, तो C से एक किरण आ रही है तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो क्या हो जाएगा, यानी कि जब वक्रता केंद्र की दिशा में किरण आती है तो फिर परावर्तन के बाद फिर उसी दिशा में लौट जाती है। तो लिख देना कि उसी दिशा में फिर लौट जाएगी। हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 समाप्त हो गया। लघु उत्तरीय देखो तो अपसारी समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। तो अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज का परिभाषा बताना है। तो बताओ अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होती हैं कि एक बिंदु से निकल कर फैल जाती हैं। अपसारी किरण पुंज जो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों दिशाओं में फैलती हुई चली जाती हैं उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो वैसा किरण पुंज जो चारों दिशाओं से आकर एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाती हैं उस किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। समांतर किरण पुंज को तो वैसा किरण पुंज जो हमेशा एक दूसरे के समांतर गुजरता है, लाइफ में कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। लाइफ मतलब जीवन में लिख देना। अब देखो पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ में अंतर बताएं, परिभाषा बताओ। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है, जैसे हवा, पानी, कांच इत्यादि। पारभासी पदार्थ देखो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार होता है उस पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे कुहासा, बादल, तेल लगा हुआ कागज, हमारा आँख का पलक भी पारदर्शी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। यानी कि जब अंधेरा कमरा में जाओ और उसके बाद आँख बंद कर लो और फिर लाइट बोलो कि किसी को लाइट जलाने के लिए, स्विच चलाने के लिए बोलो तो देखो पता चल जाएगा कि लाइट आ गया। तो इसलिए हमारा आँख है। उसके बाद क्या हो जाएगा, गंदा पानी गंदा पानी क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। गंदा पानी रहेगा और देखो कि जब मछली उछली जाएगी तो उसमें समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि कुछ जा रहा है और समझ में नहीं आएगा नू कि बेंग जा रहा है कि गरई जा रही है, समझ में नहीं आएगा। अब देखो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। वैसा पदार्थ
जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो इसमें अब समझ जाओ कितना होगा, लकड़ी, ईंट, पत्थर, टेबल, बेंच, किताब, कॉपी, सब हो जाएगा। अब आ जाओ, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम दो होता है। एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आ जाओ नीचे बैठो, होता है, वहीं पर बैठो। चलो दो नियम हो गया। आप फिगर बना देना, फिगर भी बना देना। फिगर सब बना दिए हैं, पहले सब खत्म कर दिए हैं टोटल। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर तुम लोगों के करा देते हैं आत्मा के संतुष्टि के लिए, ना तो सब खत्म हो गया है। अब देखो, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताओ। तो वास्तविक प्रतिबिंब के परिभाषा लिख देना और काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा लिख देना, तो इसका एक हो जाएगा। तो कैसे लिखाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो बताओ, किसी वस्तु से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में काटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और उसके बाद वस्तु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसे उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये लिख देना। और दूसरा का सब दूसरा का लिखना, वास्तविक प्रतिबिंब में इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद फिर वास्तविक को लिखना कि यह हमेशा दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। अब एक और अंतर लिखना कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, नीचे की ओर बनता है, नीचे बनता है नो, तो नीचे को क्या बोलेंगे, उल्टा, उल्टा बनता है। और क्या बन और बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। एक और अंतर लिख देना कि वास्तविक प्रतिबिंब किरण को वास्तव में काटने से बनता है और आभासी प्रतिबिंब किरण को वास्तव में काटने से नहीं बनता है। तो इतना आप लोग अंतर लिख देना। अब आ जाओ, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के तीन विशेषता को लिखे। तो यहाँ 13 को हम अंतर बता दिए हैं, पहले वाला वीडियो में 13 को अंतर बताए हैं। ऐसे 3 को अंतर तुम लोग को बता देते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के आकार का बराबर बनता है। प्रतिबिंब का मतलब देखो कैसे पता चलेगा, जैसे घर में बड़ा शीशा होता है, ड्रेसिंग होता है, तो वहाँ पर जाकर खड़ा होको तो लगेगा कि बराबर साइज का प्रतिबिंब बना है, तो उसी को प्रतिबिंब बनते हैं। तो उसमें एकदम बराबर बनेगा। और उसके बाद जो प्रतिबिंब बनेगा वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है और वह क्या बनता है, वह दर्पण के पीछे बनता है। ये 3 हो गया। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा काल्पनिक बनेगा, हमेशा। और बताए थे तो लोग कि क्या बोलते हैं, उसका वक्रता केंद्र अनंत पर होता है, वक्रता त्रिज्या अनंत पर होता है। और बताए थे तो लोग कि उसमें किसी वस्तु का चाल देखा जाता है तो दोगुना दिखाई देता है। तो 3 को लिखना है, हम तो लोग बता दिए ढेर। अब देखो, अवतल और उत्तल में अंतर स्पष्ट करें। तो अवतल एक बार लिखना है कैसे, देखो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। अब 1 नंबर में लिखना परिभाषा कि अवतल दर्पण की परिभाषा सुनो। तब जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसल रहता है, धंसा हुआ होता है, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ होता है तो उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। अब देखो, अवतल दर्पण को पहला अवतल दर्पण देखो, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। हो गया। अब देखो, उसके बाद लिखना कि अवतल दर्पण धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का चलो देखो क्या देखना है, अवतल दर्पण, बैठो और सटो ना, बैठो उसी पे 5 मिनट बैठो। तो अवतल दर्पण में
क्या होता है, अवतल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण में भी वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है। हो गया। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। इतना अंतर तुम लोग लिख देना, काम हो जाएगा। अब देखो, अब बताना है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। तो गोलीय दर्पण पहले देखो, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, चाहे मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक चित्र द्वारा किसी अवतल दर्पण के ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष को दर्शाइए। तो देखो, यही हमारा हो गया। चित्र बनाने के लिए बोलेगा तो कैसे बोलना है, हाई वाला नहीं लिखना है, तो इसमें दिखा देना है वक्रता केंद्र। तो चलो, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, एक फोकस बिंदु हो गया, और टोटल हो गया मुख्य अक्ष हो गया, टोटल मुख्य अक्ष हो गया। तो इतना ही बना देना, हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन आगे देखो, क्वेश्चन अगला दिया है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में पीछे देखने के लिए क्यों किया जाता है। हम तुम लोगों के बताए हैं कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब जो बनता है वह सीधा बनता है, सटा दो बेटा, सटा दो, सीधा बनता है और छोटा बनता है, और उसका दृष्टिपरास अधिक होता है, उसका देखने का क्षमता जो होता है उसमें अधिक होता है। इसलिए ड्राइवर पीछे से आ रही किसी भी वस्तु या गाड़ी को आसानी से देख लेता है और भारी दुर्घटना से बच जाता है। इसलिए वाहन में उत्तल दर्पण के रूप में क्या करते हैं, इसीलिए साइड मिरर के रूप में, तो लोग बाहर जाओ, आओ खाली बार बार, इसीलिए क्या बोलते हैं, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लिखा जाएगा तो लोग सुनो। अब देखो, सिद्ध करना है F बराबर R/2। ये हो गया है, तुम लोग पीछे वाला वीडियो देखो। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को लिखकर समझाइए। तो गोलीय दर्पण के लिए लिखकर समझाना है, कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट गोलीय दर्पण का सूत्र लिखो। तो गोलीय दर्पण का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। और फिर लिख देना नीचे लिख देना, जहाँ F बराबर फोकस दूरी, V बराबर प्रतिबिंब दूरी, U बराबर वस्तु दूरी। बस हो जाएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन है। अब देखो कि एक क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए कि क्या आप चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार बने बेलनाकार दर्पण में आप अपने किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे। तो संकेत में पहले देखो क्या लिखा है कि बेलनाकार दर्पण एक सतह से समतल दर्पण और उत्तल दर्पण के संयोग ऊर्ध्वाधर, यह एक समतल और क्षैतिज एक उत्तल